एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक मिस्टीरियस लव स्टोरी फिल्म की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है इनह्यूमन किस। आज मैं इसके दोनों ही पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चार बचपन के दोस्तों के साथ, साई, नुई, जर्ड और टेड। ये चारों बचपन में एक ऐसी जगह जाते हैं जिसे नर्क कहा जाता है। वहाँ एक पुराना सुनसान घर था और उस घर के बारे में एक डरावनी कहानी थी। कहा जाता है उस घर में एक भटकती आत्मा रहती है। रात के वक्त अगर कोई उस घर में चला जाए तो वह कभी लौट कर वापस नहीं आता। जब बच्चों ने ये कहानी सुनी तो जड इसका मजाक बनाने लगता है और फिर सबको मिलकर हाइड एंड सीक खेलने के लिए उकसाता है और फिर सब मिलकर हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। साई और नुई छिप जाते हैं उसी डरावने घर के एक कमरे में। साई को एक बड़ा सा पुराना बॉक्स नजर आता है। वो क्यूरियसली बॉक्स के अंदर झांकती है, लेकिन बॉक्स बिल्कुल खाली था। लेकिन तभी एक क्रीपी मोमेंट होता है। हमें साई के पीछे एक इंसान का सिर दिखाई देता है, लेकिन साई को कुछ महसूस नहीं होता। सीन यहीं पर कट होता है और कई साल बाद हम देखते हैं साई को, जो बड़ी हो चुकी है। एक सुबह वो अपने बेड पर सोई होती है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसे नजर आता है कि उसके बिस्तर पर खून के दाग लगे थे, यानी कि उसके पीरियड्स चल रहे थे। वो तुरंत उन दागों को साफ करना शुरू करती है एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि साई अब एक फार्मासिस्ट बन चुकी है और अपने रूटीन के मुताबिक वो हॉस्पिटल जा रही थी। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है जड से, उसका बचपन का दोस्त, जब भी उसे दिलो जान से चाहता है। जड उसके पीछे हॉस्पिटल तक आ जाता है और अपना प्यार जताने की कोशिश करता है। वो साई को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और वो चाहता था कि साई उसके साथ थोड़ा वक्त बिताए। इसी दौरान एक औरत अपने छोटे से जख्मी बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आती है। साई बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू करती है। ट्रीटमेंट के दौरान वो औरत एक अजीब सी बात बताती है कि पिछली रात क्रासियो उनके पड़ोसियों के मुर्गों को खा गया था। उस औरत के हस्बैंड का कहना था कि कई पड़ोसियों ने भी क्रासियो को देखा है, एक ऐसी चीज जो आधी रात को ही दिखाई देती है। क्रासियो दरअसल एक शैतानी रूह है जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही दिखाई देती है। ये रूह उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो रात में अकेले सफर करते हैं, या फिर ऐसे पक्षियों को जो अंधेरे में उड़ते हैं। खुद को बचाने के लिए वो औरत साई को सलाह देती है कि रात होते ही अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिया करें। जब वो लोग चले जाते हैं तो साई जड से अपने दिल की बात शेयर करती है। वो कहती है कि अभी उसे नोई की याद आती है, वही लड़का जो उस रात उसके साथ उस भूतिया घर में छिपा था। साई कहती है मैं नहीं जानती वो अब कहाँ है, क्या कर रही है। अब अगले सीन में साई अपने माँ बाप और दादी के साथ डिनर करी थी। तब उसे पता चलता है कि उसकी फादर भी क्रेसियो से बचाव के लिए रात भर जागने वाले हैं। थोड़ी देर बाद साई की एक और दोस्त उसके घर आती है और जर्ड के बारे में कहकर वो साई से उसके रिलेशनशिप्स और शादी के फ्यूचर को लेकर बातें करने लगती है। लेकिन साई क्लियरली बताती है कि उसका किसी भी तरह की शादी में कोई भी इंटरेस्ट फिलहाल नहीं है। उसी रात जब साई सो रही थी तो उसके सपने में वही पुराना जंगल और क्रेसियो का डरावना चेहरा दिखाई देता है। सपना इतना डरावना होता है कि वो डर के मारे उठ जाती है। अब अगली सुबह वो दोबारा नोटिस करती है कि बेड पे खून के निशान है। इस बार खून बहुत ही ज्यादा था। साई के कंधे पर गहरी चोट भी होती है, जैसे किसी ने नुकीली चीज से उसे मारा हो। अब साई का डर बढ़ता जा रहा था, वो परेशान हो जाती है। हॉस्पिटल के बाद वो जंगल के उसी घर की तरफ निकल पड़ती है जब वो पहले बचपन में छिपती थी। उसके साथ जेड भी होता है। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है अपने पुराने फ्रेंड नोई से, जो काफी समय बाद उन्हें मिला था। नोई के आसपास कुछ अजीब लोग होते हैं जिन्हें लोग क्रेसियो का शिकार करने वाले कहते हैं। ये लोग विलेजेस में जा जाकर लोगों को क्रेसियो के बारे में वार्न करते हैं और उनकी हिस्ट्री बताते हैं। उनका कहना होता है कि शुरुआत में क्रेसियो सिर्फ मुर्गियों का शिकार करती है, लेकिन जैसे ही मुर्गियां खत्म हो गई उसने काउज, पिग्स और दूसरे जानवर को भी मारना शुरू कर दिया। और जब कुछ भी नहीं बचा तब उसने इंसानों को अपना नया निशाना बना लिया। इन शिकारियों का लीडर एक मरा हुआ क्रेसियो का सर लेकर आता है, जिसे देखकर विलेजर्स काफी शॉक थे। वो बताता है कि अगर क्रेसियो की स्पिट किसी पानी में गिर जाए तो वो पानी श्रापित हो जाता है। अगर कोई लड़की वो पानी पी ले तो वो भी क्रेसियो बन जाती है, और अगर कोई लड़का उस पानी को पी ले तो उसके शरीर में इंटेंस प्रेशर और पेन होता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। ये बातें सुनकर गाँव के लोग डर जाते हैं और उस ग्रुप को विलेज में रहने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद साई नुई को हॉस्पिटल लेकर आती है, उसके रहने का पूरा इंतजाम करती है और कुछ टाइम बाद साई को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वो जड से कहती है कि वो अकेले रहना चाहती है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब साई उठती है तो उसके बिस्तर पर फिर से बहुत खून होता है और इस पर खून काफ़ी ज़्यादा था। इसे ये तो कन्फर्म हो चुका था कि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसी के साथ उसे खून की उल्टियाँ भी होती है। इसके बाद साई को एक और खबर मिलती है कि किसी ने एक भैंस को मार दिया है, उसे खा लिया। गाँव में सभी का शक एक ही तरफ था, ये काम क्रेसियो का ही होगा। इस बीच नोई साई को एक बात बताता है कि जेड अब उसी क्रेसियो गैंग का हिस्सा बन चुका है। वो दोनों उसे जाकर समझाते हैं कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, तो उनके साथ मत जाओ, लेकिन जेड उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। उसका कहना था मैं उनके साथ इसलिए जा रहा हूँ ताकि गाँव वालों की रक्षा कर सकूँ। उसी रात जेड और क्रेसियो गैंग रखवाली करने निकल पड़ते हैं। चलते चलते जेड साई के घर आता है और जाते वक्त उससे कहता है
दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना। साई ने उस बात को सीरियसली तो ले लिया, लेकिन तब तक कुछ बदल चुका था। उसके शरीर में एक अजीब सी चेंजेस होने लगे थे, जैसे कुछ अंदर से टूट रहा हो। उसे काफी दर्द होता है और देखते देखते वो क्रेसियो में बदल जाती है। और यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि साई ही है वो क्रेसियो, और रात में जो उसके सपनों में रोज दिखता था वो सपना नहीं था, बल्कि सब कुछ हकीकत था। इसी दौरान साई के दोस्त का बेटा अचानक लापता हो जाता है। तभी क्रेसियो, जो असल में साई ही थी, आसमान में उड़ती हुई हमें दिखाई देती है। गैंग के लोग बिना कुछ सोचे उस पर गोलियां चलाते हैं। इसी बीच जेड उस छोटे बच्चे को वापस लेकर आता है, लेकिन जैसे ही क्रेसियो वहां से वापस लौट रही थी, तब नोई उसे देख लेता है। वो उसका पीछा करता है और देखता है कि क्रेसियो साई के घर पर चली गई। नोई खिड़की से झांकता है और तुरंत उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि नोई को ये समझ आ चुका था कि साई असल में क्रेसियो है। नोई डर से कांपने लगता है। अब अगली सुबह साई जब हॉस्पिटल जाती है तो नोई वहां नहीं होता, जिसे देख उसे काफी बुरा महसूस होता है। अब जब नोई को सारा सच पता चल गया था तो नोई खुद भी टूट चुका था। वो डर के मारे भाग गया होता है। यही सब जानने के बाद साई को अपने दोस्तों की जरूरत होती है, और उसका दोस्त नोई ही उसे छोड़कर भाग गया था। वहीं हम देखते हैं नोई डर कर एक टेंपल में सोया हुआ था। वो मोंग से क्रेसियो के बारे में पूछता है कि आखिर ये होते क्या है। मोंग बताते हैं क्रेसियो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो शैतान जरूर है, लेकिन कभी वो भी इंसान थे। जो लोग काला जादू करते थे, उनकी गलतियों के कारण उन्हें श्राप मिला था और वो बन गए थे एक शैतान। और इस वजह से लड़कियां, मोंग बताते हैं, लड़कियां क्रेसियो बन जाती हैं और लड़के क्रहांग बनते हैं। नोई ने नरमी से कहा, मुझे एक ऐसी लड़की के बारे में बताएं जो मेरे बहुत करीब है और वो एक क्रेसियो है। जिस पर मोंग उसे कहते हैं, तुम्हें अपने जज्बातों में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, तुम्हें बस अपनी दिल की सुननी चाहिए। इमोशंस में फैसला मत लो, पर दिल से लो। अब रात के अंधेरे में जब हर कोई सो रहा था, साई एक बार फिर क्रेसियो में बदल जाती है, पर तभी वहाँ न्योई कुछ मुर्गों को लेकर आता है, जिसे साई खाने लगती है। इस वजह से अब साई घर से बाहर नहीं निकलती, हर रात वो अंदर ही रहती है। अब अगले दिन सुबह साई हॉस्पिटल में होती है, तभी वहाँ पर नोई आता है। साई उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसके बाद नोई हर रात उसके लिए मुर्गे लेकर आने लगता है। अब साई को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन दूसरी तरफ गाँव के लोग हैरान थे। उन्हें ये समझ ही नहीं आया था कि अब तक कोई भी क्रेसियो दिखाई क्यों नहीं दी। खतरा अब तक टला नहीं था, क्रेसियो हंटर्स अब भी एक्टिव थे। इसी दौरान नोई काफी मेहनत करके साई का इलाज ढूंढ रहा होता है। उसे मोंग से पता चलता है कि एक क्रेसियो हर्ब नाम का पौधा है, जिसे खाकर क्रेसियो नॉर्मल इंसान बन सकती है। एक दिन साई हॉस्पिटल में एक छोटी सी लड़की का इलाज कर रही थी, तभी नोई उसी जड़ी बूटी वाली पानी का एक बोतल उसे देता है, जिसे साई पीती है। पर इसके बाद वो छोटी बच्ची और बाकी सारे बच्चे साई के झूठे पानी वाली बोतल को पी लेती है, जिससे कि उस रात उसके माँ बाप बच्ची को अपने सामने क्रेसियो बदलते हुए देखते हैं। डर के मारे वो लोग क्रेसियो हंटर्स को बुलाते हैं। उसी हंटर ग्रुप के लीडर डिसाइड करते हैं एक लिजर्ड का लालच देकर उसे पकड़ने का, एंड फिर गोली चलाकर वो उसका दिल निकाल लेते हैं। इस बात से उस बच्ची की माँ को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची को खुद के सामने मरता हुआ देखा। ग्रुप के लोग लड़की के माँ बाप से पूछते हैं कि वो क्रेसियो कैसे बन गई। बच्ची के पेरेंट्स कहते हैं वो हॉस्पिटल में थी, पर वहां से आने के बाद ही वो क्रेसियो बन गई। ग्रुप के लीडर को साई पर डाउट होता है। वो समझ आता है कि साई ही क्रेसियो है। कुछ देर बाद हम देखते हैं साई काफी रो रही थी। उसे अफसोस था कि उसकी वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी नोई साई की मदद करता है, उसे अकेला नहीं छोड़ता। साई ने उसका हाथ थामा, उसके साथ जंगल की तरफ निकल गई। जंगल के उसी घर में जो घर उसे सपने में दिखते थे। साई को लगा शायद उस जंगल में क्रेसियो होने का राज, उसका इलाज भी छिपा हो। जब वो दोनों जंगल में जा रहे होते हैं, तभी क्रेसियो हंटर्स उन्हें जाते हुए देख लेते हैं। साई वह पहुंचकर जड़ी बूटियां खा लेती है, जिससे कि उसकी क्रेसियो वाली शक्ति कम हो जाती है। इस बीच उन दोनों में एक ऐसा पल बनता है जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इतने में जेड और बाकी सभी लोग वहाँ पहुंच गए थे। जेड देखते हैं कि साई और नोई एक दूसरे के बहुत करीब थे, जिससे देख जेड का दिल टूट जाता। उन सबको देख नोई साई को वहां से भगा देता है, पर तभी जेड गुस्से में आकर नोई को ही मारने लगता है। दूसरी ओर साई पौधा लेकर भाग रही थी, उसके पीछे सभी क्रेसियो हंटर्स पीछा कर रहे थे। साई एक पुरानी जगह पहुंचती है, एक छोटी सी वुडन रूम में। वहां जाकर वो अपना पूरा बचपन याद करती है, जेड के साथ बिताए पल, छुप छुप के खेलना, और वो एक सीक्रेट जगह जहाँ उसने पहली बार क्रेसियो देखा था। यही उसे याद आता है कि वहीं पर क्रेसियो ने उसे शापित किया था, और अब उसके सारे राज एक एक करके सामने खुल जाते हैं। तभी सभी हंटर्स उस कमरे में आ जाते हैं साई को मारने के लिए। साई उन्हें देखकर गुस्से से कांप जाती है और धीरे धीरे उसका सिर बॉडी से अलग हो जाता है। वो फिर से क्रेसियो बन जाती है और एक एक कर उन सब पर अटैक करती है, और इसी तरह वहां पर कुछ हंटर्स मारे जाते हैं। आवाज सुन के जेड भी उस रूम में पहुंचता है और देखता है लीडर साई को मारने ही वाला है। जेड तुरंत बीच में आ जाता है और लीडर गुस्से में उस पर अटैक करता है, जिस वजह से जेड जख्मी होकर बेहोश हो गया था। इसी दौरान साई के वहां होने की वजह से एक काफी बड़ा तूफान आता है और कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद नोई वहां कर साई को अपने साथ ले जाता है।
अगली सुबह हम देखते हैं कई सारे हंटर्स मरे पड़े हैं। उन्हें किसी इंसान ने नहीं, एक क्रेसियो ने मारा था। और कुछ मरे हुए लोग और उनके अलावा कुछ लोग गांव के भी मरे होते हैं। ये देखकर गांव वाले और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। लीडर जेड को, जो कि जख्मी है, सबके सामने ले जाता है और जेड के माँ बाप से कहता है इसकी ये हालत क्रेसियो ने की है। उसी रात जब सब फॉरेस्ट में क्रेसियो के पीछे भाग रहे थे, तभी क्रेसियो ने 2 और लोगों को मार दिया था। लीडर यहाँ सबके सामने बोलता है साई ही असली क्रेसियो है। ये सुनते ही गांव वाले भड़क जाते हैं। सब साई को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन नोई ये सब कुछ सुन लेता है और अब वो वहाँ से साई के घर की तरफ भागने लगता है। इस दौरान घर पर साई के चेस्ट में दर्द हो रहा था एंड वहीं नोई को भी उसी जगह दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने साई को किस किया था, इस वजह से वो भी श्रापित हो चुका था। वहीं कुछ देर बाद लीडर सारे गांव वालों को लेकर साई के घर पहुंचता है। साई के डैड साई को बाहर बुलाते हैं, पर साई ने उस जड़ी बूटी को खाया था, जिस वजह से अब वो नॉर्मल थी। साई कहती है कल क्रेसियो लीडर ने उसे किडनैप कर लिया था, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर ऐन मौके पर जेड ने उसकी जान बचाई। जिसे सुन गांव वाले लीडर पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें देखकर क्रेसियो गैंग और लीडर वहां से भाग जाते हैं। जेड जब घर पहुंचता है तो देखता है लीडर उसका इंतजार कर रहा है। लीडर उस पर अटैक करता है और उसे काट लेता है। इस इन्फेक्शन के बाद जेड भी अभी एक क्रेसियो बनने लगा था। अब एक नया खौफ जन्म लेता है। जेड एक मेल क्रेसियो बन चुका था, जिसे कहते हैं क्रहैंग। जैसे लीडर सबको मारकर उनका दिल इसलिए निकाल लेता है क्योंकि वो भी एक शापित क्रहांग था। ये पूरा राज बहुत ही गहरा है। कई समय पहले एक क्रहांग की वाइफ क्रासू थी, पर एक बार क्रेसियो ने इंसान से प्यार कर लिया था, लेकिन जब इसके बारे में क्रहांग को पता चला, उसने उनको मार डाला और क्रासू का दिल निकाल लिया। तब से क्रहैंग के दिल में एक आग जल गई थी। वहीं दूसरी ओर साई उस पौधे को रोज खाया करती थी, जिस वजह से वो नॉर्मल रह पाती थी। लेकिन वो पौधा भी अब खत्म होने लगा था और जो पौधे जंगल में थे उसे लीडर ने जला दिया था, जिस वजह से एक नोई कोई रास्ता ढूंढ रहा था उस पौधे को उगाने का, पर वो नाकाम होता है। और कोई भी रास्ता ना मिलने पर नोई साई से कहता है चलो मेरे साथ हांगकांग चलते हैं एक नई जिंदगी शुरू करने। साई जब जेड के घर पहुंचती है तो उसका हाल देख उसका दिल टूट जाता है। जेड उसे कहता है तुम्हारे बारे में पहले से जानता हूँ साई, तुम क्रेसियो हो ना। जब तुमने मुझे अपने साथ जंगल में आने से रोका था, मैं तभी समझ गया। मैंने तुम्हें क्रेसियो में बदलते देखा था, तुम्हें जानवर को खाते हुए देखा था, और मैंने इस वजह से हंटर टीम में शामिल होने का फैसला किया ताकि मैं तुम्हें उन हंटर टीम से बचा सकूं। वो साई को गाँव से जाने नहीं देना चाह रहा था, पर जाना जरूरी था, इसलिए साई वहाँ से भागने की तैयारी करती है। उस वक्त साई के पिता आते हैं और उसे लेकर गाँव वालों के बीच आ जाते हैं। वो चाहते हैं कि साई सबके सामने आए और सच का सामना करे और अपने आप को बचाए। दूसरी तरफ लीडर बार बार जेड को भड़काता है, क्या तुम्हें अब भी साई से प्यार है? उससे तो तुमसे झूठ कहा, तुम्हारी कसम को तो। लीडर की बातों से जेड पूरी तरह टूट जाता है और वो फाइनली एक क्रहैंग बन जाता है और अब वो पूरे गुस्से और दर्द के साथ मॉन्स्टर बन चुका होता है। दूसरी ओर सबके सामने साई धीरे धीरे एक क्रेसियो में बदल जाती है, लेकिन उसके पास अब कोई पौधा नहीं बचा होता जो उसे नॉर्मल कर सके। विलेज वाले घबरा जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसे देख वो जंगल की तरफ भागती है और यहाँ गांव वाले डिसाइड करते हैं साई के शरीर को जलाने का। इस दौरान साई के बॉडी पर गांव वालों ने बहुत अटैक किया था। उसके पिता उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उसकी बॉडी काफी जख्मी हो चुकी थी। जेड और लीडर वहां आते हैं और जेड साई को मारने के लिए पकड़ लेता है, पर तभी नोई उसे याद दिलाता है कि क्रेसियो उसकी दोस्त साई है, तो वो उसे ना मारे। जिसे देखकर लीडर साई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जेड साई को बचाने के लिए उससे भिड़ जाता है। यहाँ उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। 2 क्रहैंग आपस में भिड़ रहे थे, पर आखिर में लीडर जेड को उसी के पेरेंट्स के सामने उसे मार कर उसका दिल निकाल लेता है। और अब उसके बाद लीडर साई को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर मोंग आकर उस पर बंदूक से शूट करते हैं, जिससे कि लीडर की यहाँ पर मौत हो जाती है। मोंग साई से कहते हैं कि वो साई की बॉडी उठाकर जल्दी से उसे लेक के किनारे ले जाए ताकि वो दोनों वहां से बैंकॉक जा सके। नोई साई को लेकर लेक की तरफ जाने लगता है। पूरे गांव वाले और जेड के पेरेंट्स नोई का पीछा करते हैं। नोई और साई अब लेक के किनारे पहुंचते हैं और नोई उसे कहता है सब ठीक हो जाएगा, हम बैंकॉक जाएंगे, तुम्हारा इलाज होगा और तुम दोबारा पहले जैसी हो जाओ। लेकिन साई का शरीर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, जिसे देख क्रेसियो यानी साई समझ गई थी कि वो वापस इंसान कभी नहीं बन सकती। और उसके प्रति इतने प्यार को देख साई डीमन होने के बावजूद उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इस बीच एक गोली चलती है और वो सीधे क्रेसियो पर लगती है, जिससे कि साई की मौत हो जाती है। नोई साई को अपने सामने हमेशा के लिए खो देता है और ये देख वो फूट फूट कर रोता है, वो चिल्लाता है। और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म होता है। अब पार्ट 2 की कहानी की शुरुआत में कुछ मछुआरे एक लेक के किनारे टहल रहे थे। इसी दौरान उन्हें सामने से एक नाव पर 2 लोगों की लाश मिलती है और ये और कोई नहीं बल्कि साई और नोई ही थे। इसी के बाद हमें सीधे 10 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि टेबल पर डिनर परोस कर ऊपर अपनी बेटी को खाने के लिए बुलाने जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तब हम यहाँ उसकी बेटी साओ को हवा में उड़ते हुए देख पाते हैं। उसके शरीर से उसका सिर गायब था। ये देख वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, पर वो कमरे के अंदर तब तक नहीं जाता जब तक कि अंदर सब कुछ शांत नहीं हो जाए। कुछ देर बाद सब नॉर्मल होता है तो वो कमरे के अंदर जाकर साओ को एक दवाई देता है, जिसे खाकर वो नॉर्मल हो जाती है। अगली सुबह वो आदमी साओ को अपने जान पहचान के एक फादर के पास लेकर आता है। फादर के पास ले जाकर वो उन्हें बताता है कि साओ पर अब वो दवाई सही से काम नहीं कर रही।
या फादर साओ को बाहर भेज देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ प्राइवेट बात करनी थी। दोनों के बीच बातचीत के दौरान हमें एक और बात पता चलती है कि साओ के फादर और कोई नहीं बल्कि नोई ही है। जब नोई ने अपने प्यार साई को खो दिया तो वो बैंकॉक में आकर एक डैरेन नाम की लड़की से शादी कर लेता है। और जैसे कि पिछली कहानी में हमने देखा था, नोई और साई ने एक दूसरे को किस किया था और इसी किस की वजह से नोई भी श्रापित बन चुका था, जिस वजह से उसने जिस लड़की से शादी की वो भी इन्फेक्ट हो गई। और जब उनकी बेटी पैदा हुई तब उसमें भी क्रेसियो वाले ही लक्षण थे जो कि साई में होते हैं। फादर वहाँ उसे कहते हैं कि बढ़ती उम्र की वजह से साओ पर अब वो दवाई काम नहीं कर रही, पर मैं उसे कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाकर दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा। वो एक और बात उसे कहते हैं कि इस बात का खास ख्याल रखना कि साओ की स्पिरिट किसी भी पानी में ना गिर जाए, क्योंकि इससे कोई दूसरा भी शापित हो सकता है। नोई कहता है अब इस बात की चिंता मत करिए फादर, जिस बात का पहले से पता है उसका मैं ख्याल रखता हूँ। दूसरी तरफ साई टहलते हुए वहाँ से चर्च के अंदर जाती है जहाँ से एक लड़का दिखाई देता है। वो बहुत ही ज्यादा गोरा था, उसके बाल भी सफेद होते हैं। कुछ देर बातचीत के दौरान उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। लड़का अपना नाम क्लाओ बताता है जो कि उसी फादर का बेटा था। अब वो दोनों वहां से जंगल की तरफ जाते हैं। वो खेल रहे थे तभी अचानक पेड़ से एक जख्मी कबूतर नीचे गिरता है, जिसे देखकर क्लाओ उसके पास आता है। तभी वहाँ कुछ बदमाश बच्चे आ जाते हैं और क्लाओ को उस कबूतर को उन्हें वापस देने के लिए कहते हैं। क्लाओ साफ मना कर देता है कि वह उन्हें ये नहीं देगा, जिसे सुन वो बच्चे उसे पीटने लगते हैं। साओ को ये देख अच्छा नहीं लगता, जिससे कि वो उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो लड़के उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। तभी देखते ही देखते साओ काफी गुस्से में आ जाती है, जिससे कि उसका शरीर शैतान में बदलने लगता है। लड़के उसे देखकर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं क्लाओ का बड़ा भाई एन क्लाओ का ट्रीटमेंट करा था, क्योंकि मारपीट के दौरान उसे काफी चोट आई थी। जब उसका ट्रीटमेंट खत्म होता है तब क्लाओ उसी जख्मी कबूतर को हाथ में पकड़कर कुछ ऐसा करता है जिससे वो कबूतर वापस बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देख एन काफी हैरान रह जाता है। वो अपने हाथ में एक ब्लेड से छोटा सा कट लगाता है और क्लाओ के पास जाकर कहता है तुमने अभी जो किया वो दोबारा करके दिखाओगे। क्लाओ उसके हाथ को पकड़ता है और यहाँ देखते ही देखते उसके हाथ का वुंड भर जाता है। एन उसे पूछता है कि इसके बारे में किसी और को भी पता है, जिस पर क्लाओ बताता है कि उसके अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि उसके फादर भी नहीं। एन क्लाओ से कहता है कि वो उसके बारे में किसी को भी ना बताए। दूसरी तरफ नोई अपनी बेटी साओ को दूसरी दवा खाने के लिए देता है जिसे फादर ने हाल ही में बनाया था। अगले दिन देखते हैं एन इंग्लैंड पढ़ाई पूरी करने के लिए जा रहा था। क्लाओ इस बात से काफी दुखी होता है क्योंकि शायद उसे समझने वाला वो इकलौता इंसान था। जब एन जा रहा था क्लाओ रोते हुए उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता है, पर ये तो बस उसके प्रति उसका एक प्यार था। रात में जब साओ बैठकर अपना कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी तब वहाँ पर क्लाओ भी आ जाता है। वो काफी दुखी था। क्लाओ उसे अपनी एक पेंटिंग देता है जिसे उसने अपने खुद के हाथों से बनाई थी। साओ भी उस पेंटिंग के बदले क्लाओ को अपना सबसे प्यारा इंस्ट्रूमेंट देती है, पर इसी दौरान साओ उसे कहती है कि तुम इसे भूल कर भी उसके डैड नोई को मत दिखाना, क्योंकि जैसे कि हमने शुरुआत में एक बात पता चली थी कि अगर साओ का स्पिरिट झूठा कोई भी इंसान खा ले तो वो श्रापित हो जाएगा। अगली सुबह साओ उसके डैड अब वापस घर आने वाले थे। फादर उन्हें अलविदा कहते हैं, पर वहाँ पर क्लाओ नहीं होता। साओ उसे आसपास देखने की कोशिश करती है, पर वो कहीं भी नहीं दिखता, क्योंकि दरअसल साओ अब भी सो रहा था। इसी दौरान हम क्लाओ के शरीर पर कुछ बदलाव देख पाते हैं। क्लाओ ने पिछली रात साओ के यूज किए हुए इंस्ट्रूमेंट को बजाया था, जिस वजह से वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। जब उसकी नींद खुलती है तब वो तेजी से दौड़ते हुए बाहर आता है, पर अब तक साओ वापस जा चुकी थी। अब यहाँ से हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं साओ अब काफी बड़ी हो चुकी थी। उसके पास एक कैट होता है, पर वो कैट उसका पालतू नहीं था। वैसे तो वो उसे अपना पेट बनाना चाहती थी, उसके डैड ने उसे मना किया था। वहीं दूसरी ओर हम क्लाओ को भी देखते हैं, जो कि अब एक जवान लड़का बन चुका था और हमेशा की तरह वो आज भी अकेला ही होता है। उसके वहाँ पर और कोई भी दोस्त नहीं थे, लेकिन अपनी इसी कमजोरी को वो अपना ताकत बना लेता है। उसने समय के साथ अकेला रहना सीख लिया था। अब रात होती है, हम जंगल में क्रेसियो को देखते हैं, जो कि उस जंगल में उड़ते हुए अपने शिकार को ढूंढ रही थी। इसी दौरान उसे एक पिग दिखता है जिसे वो जान से मारकर खा जाती है। इसी के बाद अगली सुबह हमें एक चौंकाने वाला सीन दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि रात को जो क्रेसियो निकली थी वो और कोई नहीं बल्कि साओ थी। उसका पूरा कमरा खून से लथपथ था और वो डर से कोने में कांप रही थी। तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं। वो देखते हैं कि साओ ने पिछली रात अपनी दवाई ली थी, पर फिर भी वो क्रेसियो में बदल कैसे गई। वो समझ जाते हैं कि अब ये दवाई साओ पर काम नहीं कर रही। वो यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं एक और बार वो फादर से मिलने जाएंगे और अगले दिन वो उसे लेकर फादर की ओर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान जंगल में कुछ लोग उस पिग को मरा हुआ देख लेते हैं और हमें यहाँ कुछ गुंडों के ग्रुप को भी दिखाया जाता है जिन्हें क्रेसियो के बारे में सब कुछ पता था। वो सोच रहे होते हैं क्रेसियो को पकड़ने का। उनमें से एक, उनका लीडर जो कि बॉस था, वो कहता है कि क्रेसियो को सिर्फ एक ही आदमी पकड़ सकता है और वो है खान। अब यहाँ से हमें खान को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर सो रहा था। दरअसल खान एक मेल क्रेसियो था, यानी कि एक रहांग। दूसरी ओर साओ और उसके डैड नोई फादर के पास पहुंचते हैं। साओ के डैड फादर को बताते हैं कि वो दवाई साओ पर अब काम नहीं कर रही, जिस पर फादर कहते हैं फिक्र मत करो, मैं जल्द ही कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उसके लिए एक नई दवाई बनाऊंगा। एक बार में नहीं बन पाती इनसे। इसके साथ ही वो कहते हैं वो दोनों कुछ दिनों के लिए वहीं उनके साथ रुक जाए, जिस पर नोई भी सहमत होता है।
इसके बाद साओ ढूंढते हुए उस कमरे में जाती है जहाँ क्लाउ पेंटिंग किया करता था। वो जब वहाँ जाती है तब वहाँ क्लाउ नहीं होता, पर कुछ देर बाद वो वहाँ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख काफी खुश थे, लेकिन दोनों के मन में एक सवाल था कि मेरे बारे में उसे याद है। पर सच्चाई तो ये थी कि सालों से वो दोनों एक दूसरे को मिस करे थे और कुछ भी भूले नहीं होते। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। एंड ये मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड भी होता है क्योंकि अब वो बड़े भी हो चुके थे। तभी साओ को सामने वही इंस्ट्रूमेंट दिखता है जो कभी उसने क्लाउ को दिया था। वो बहुत खुश होती है कि क्लाउ ने अभी तो उसे संभाल कर रखा है। तभी वहाँ पर क्लाउ का बड़ा भाई एन आ जाता है, जो कि आज ही इंग्लैंड से आया था। क्लाउ से देखकर काफी खुश होता है क्योंकि आज वो 10 साल बाद आया था। उसे एक ही दिन में दो सरप्राइज मिल चुके थे। इस रात वो सब एक साथ मिलकर डिनर करते हैं, एक फैमिली की तरह। कुछ देर बाद दोनों बाहर छत पर बैठकर बात कर रहे थे। इसी दौरान एन क्लाउ को अपनी वही हाथ दिखाकर पूछता है कि क्या तुम अब भी वो कर सकते हो, जिस पर क्लाउ जवाब देता है हाँ। एन कहता है क्या तुम्हें इस बारे में किसी को बताया नहीं अब तक, जिस पर क्लाउ कहता है नहीं, मैंने अब तक इस बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बाद हम देखते हैं साओ जब सो रही थी तब उसे एक सपना आता है जिसमें वो क्रैसियो बनकर जंगल में उसी पिक को खा रही थी। साओ डर से उठ जाती है। अगली सुबह खान, वही आदमी जिसे क्रैसियो को पकड़ने का काम मिला था, वो गाँव से एक आदमी लाकर उस पिक को देखते हुए क्रैसियो के बारे में पूछताछ कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ फादर नोई को साओ की नई दवाई देते हैं, जिसे देख नोई उन्हें थैंक यू कहता है। फादर बताते हैं कि मैंने क्लाउ को कल साओ को टाउन घुमाने के लिए कहा है, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो वो थोड़ा बाहर घूम सकते हैं। फादर नोई को समझाते हैं कि वो बड़े हो चुके हैं, इसी तरह उन्हें घर पर बंद नहीं रख सकते, उन्हें थोड़ी बहुत छूट तो देनी ही होगी। अगले दिन साओ क्लाउ के रूम में जाती है जब वो दोनों साथ में मिलकर टाउन जाते हैं। वो दोनों आज पहली बार इतने लोगों के सामने आए थे जिससे कि वो थोड़े डर रहे थे। टाउन में सबकी नजर क्लाउ पर होती है क्योंकि क्लाउ का रंग बिल्कुल सफेद था। साओ से हिम्मत देती है कि फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। इसी तरह वो आज के दिन हंसी खुशियां बिताते हैं। दोनों एक साथ खाते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं। आज का पूरा वक्त वो बहुत एंजॉय करते हैं। उनकी ऑकवर्डनेस भी अब खत्म हो चुकी थी एंड उनके बीच की बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो चुकी थी। रात होती है वो दोनों वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे तभी क्लाउ साओ से कहता है मुझे कुछ ट्राई करना है, और फिर वो उसका हाथ पकड़कर कुछ करने लगता है, पर तभी उसे दर्द महसूस होता है जिससे कि वो उसका हाथ छोड़ देता है। इसी तरह साओ को वापस चेस्ट पर पेन होने लगती है जिससे कि वो दोनों जल्दी से घर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरे दिन खान उन गुंडों से पैसे लेने जाता है। जब बॉस उससे कहता है कि उसे क्रैसियो जिंदा चाहिए तभी खान को वहाँ कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पर्दा हटाकर देखता है जहाँ कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें उन लोगों ने किडनैप किया था। बॉस कहता है कि उन बच्चों को उसने नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स ने पैसों के लिए बेच दिया। खान को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। दूसरी रात जब साओ सो रही थी तब अचानक क्रैसियो बन जाती है और वहाँ गांव के सारे मुर्गों को खा जाती है। जैसे सुबह उसके डैड और फादर देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि काम साओ का है, इसलिए वो इससे पहले कि किसी और को कुछ पता चले वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। साओ इस दौरान एक कमरे में बैठकर रो रही थी तभी वहाँ क्लाउ आता है और उसे अपने साथ मार्केट जाने को कहता है, पर अंदर से साओ को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसे लगता है कि शायद वो सो रही होगी, इसलिए वो चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं नोई और साओ वापस घर आने के लिए तैयार थे। क्लाउ के पास आता है जब वो एक दूसरे को देखते हैं। वो दोनों ही चाहते थे कि साथ में कुछ और टाइम बिताए, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ साओ की आंखों में आंसू थे जो वो क्लाउ से छुपा रही थी और दोनों बाप बेटी उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चल पड़ते हैं। इसके बाद हमें यहाँ खान को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में था। वो भी अपने वश में नहीं था, अपने साथियों को मारकर उनका मीट चबा रहा था। तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है जिसे देखकर समझ पाते हैं ये तो बस उसका एक सपना था। वो नींद से जागते ही कुछ ढूंढने लगता है और हमें यहाँ पता चलता है कि खान भी वही दवाई खाता है जो साओ लेती है। इससे वो भी एक राहंग बनने से खुद को रोक पाता है और उसके बॉटल में जो दवाई थी वो खत्म हो चुकी थी जिससे कि वो धीरे धीरे एक राहंग में बदलने लग रहा था। इसी दौरान उसके पीछे हम दो लोग को देखते हैं जो कि खान पर नजर रख करते हैं। अब इस रात साओ जब सो रही थी तो उसकी बॉडी में जलन महसूस होने लगती है और वो भी यहाँ क्रैसियो बन जाती है। उसके डैड वहाँ दरवाजे के पीछे उसे क्रैसियो में बदलते हुए देखते हैं। क्रैसियो बनने के बाद वो जैसे ही नोई को देखती है उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर तभी उसके डैड दरवाजा बंद कर देते हैं। आज की रात वो सो नहीं पाते, वो बस इसी इंतजार में थे कि साओ वापस कब नॉर्मल होगी और फिर इसी तरह अगली सुबह साओ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन साओ बहुत उदास थी, उसके डैड भी काफी डरे हुए थे और उसे हौसला देने वैसे बिहेव करते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। तभी अचानक वहाँ पर फादर और उनके दो बेटे आ जाते हैं। कुछ देर पहले साओ का चेहरा एकदम उदास था, पर क्लाउ को देखते ही उसका चेहरा खिल उठता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। दरअसल उन्हें पता चलता है कि इन दिनों साओ के साथ क्या चल रहा है, इसलिए फादर उनके साथ रहने आए थे ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो उनकी मदद कर सके। साओ और क्लाउ दोनों साथ में एक झील के किनारे जाते हैं। साओ काफी दुखी लग रही थी जिसे देख क्लाउ उसी इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक प्ले करता है जिसे सुन साओ काफी खुश होती है और इसी तरह उन दोनों में कुछ देर तक मस्ती मजाक होता है जिससे कि साओ का मूड काफी अच्छा हो जाता है। अब जब रात होती है तब हमें खान को दिखाया जाता है जो कि राहंग में बदल चुका था। उसने उन दोनों आदमियों का खून कर दिया था जो कि उसके ऊपर नजर रख रहे थे।
वही दूसरी तरफ साओ बाकियों के लिए बिस्तर लेकर जा रही थी। तभी अचानक उसे फिर से अपनी बॉडी में पेन होता है, उसे जलन महसूस होने लगती है और वो धीरे धीरे क्रेस्यू बन जाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। साओ के डैड उसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं पर कोई फायदा नहीं था। फिर तभी क्लाउस के पास जाता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, उसके चेहरे पर अपना हाथ हिलाता है जिससे कि धीरे धीरे साओ वापस नॉर्मल हो जाती है। वो नॉर्मल होते ही क्लाउ का नाम लेती है और फिर वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी क्लाउ को भी कुछ होने लगता है और वो भी उसी जगह बेहोश हो जाता है। उसका भाई एन एक डॉक्टर था, इसलिए वो जल्दी से क्लाउ को लेकर उसका चेकअप करता है। उसे समझ आता है कि वो ठीक है पर पता नहीं क्यों बेहोश है। तभी उसके फादर और नोई वहाँ आते हैं। वो सब यहाँ पर साओ को ठीक करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अचानक फादर कहते हैं कि साओ को ठीक करने का शायद एक ही तरीका है, क्लाउ का ब्लड। एन ये बात सुनकर शॉक होता है। वो उनसे पूछता है आपको इस बारे में कब से पता था? जिस पर वो उसे बताते हैं शुरुआत से ही। वो कहते हैं क्लाउ के ब्लड में कुछ बहुत ही चमत्कारी है जिससे मुझे लगता है कि साओ ठीक हो सकती है। ये सुनकर एन उनसे कहता है आप ये बस श्योर होकर कैसे कह सकते हो? उनसे प्रॉमिस लेता है कि इन सब के बीच उसके भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी क्लाउ होश में आता है। वो कहता है हाँ मैं अपना ब्लड दूंगा, अगर साओ इससे ठीक हो सकती है तो मैं जरूर करूंगा। अगली बार साओ और क्लाउ साथ में बैठे होते हैं। क्लाउ साओ का दर्द साफ साफ देख पा रहा था। वो उसे कहता है डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे ब्लड से ठीक हो सकती हो। इसे सुन साओ रोते हुए उसे कहती है अगर इसी दौरान तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसी इमोशनल मोमेंट के साथ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब रात को साओ के डैड अपनी गन साफ कर रहे थे, जिसे देख एन उनसे पूछता है आपके पास ये गन क्यों है? नहीं बताते हैं मेरी गन इसलिए है ताकि मैं साओ की रक्षा कर सकूं। एन पूछता है किससे? दोनों ही कहते हैं क्राहंग से। वो बताते हैं कि क्राहंग क्रेस्यू का मेल वर्जन है जो कि जिंदा रहने के लिए क्रेस्यू को मार के उनके दिल निकाल लेते हैं। वही फादर जो क्लाउ के ब्लड से एंटीडोट बना रहे थे, तभी उन्हें अपने पीछे किसी के होने की आवाज होती है और वो पीछे देखते हैं तब वहाँ कोई नहीं था। अचानक उनके सामने एक क्राहंग आ जाता है जो कि खान था। वो यहाँ फादर पर हमला करके उन्हें मार डालता है। आवाज सुनकर वहाँ नोई और एन भी आ जाते हैं। एन देखता है कि उसके फादर की मौत हो चुकी है। वो देख रोने लगता है। इस दौरान साओ और क्लाउ भी वहां जाते हैं। तभी क्राइंग दीवार पर रेंगते हुए उनकी तरफ आने लगता है। वो उन पर हमला करने की कोशिश करता है पर तभी नोई अपनी गन से उस पर शूट करते हैं। वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए वो क्लाउ और साओ को वहां से भागने कहते हैं। क्लाउ बिल्कुल यही करता है। वो साओ को लेकर वहां से दूर जाने लगता है। तभी भागते भागते जब वो एक रास्ते में आते हैं, वहाँ क्रांग आ जाता है। वो उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी एन और नोई आकर उस पर गन से शूट करते हैं। वो लोग वैन पर थे पर क्रांग उनके पीछे अभी पड़ा हुआ था, जिससे क्योंकि वैन एक पेड़ से टकरा जाती है। क्रांग गाड़ी में अंदर आकर झांकता है पर अंदर सिर्फ एन था और बाकी लोग वहां से भाग चुके थे। क्रांग तुरंत जंगल की तरफ जाने लगता है। वहीं साओ के डैड क्लाउ से कहते हैं आगे एक मिलिट्री बेस है, तुम साओ को उस तरफ लेकर जाओ। ये कहकर वो साओ के हाथ पर एक कट लगा देते हैं। उस ब्लड को खुद पर लगाते हैं ताकि क्रांग उस ब्लड को सूंघकर उनके पीछे आए। साओ अपने डैड को मना करी थी कि वो अकेले ना जाए, पर ये उसकी जान बचाने के लिए जरूरी था। तो वो एक नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। अब क्लाउ साओ को लेकर आगे की तरफ जाने लगता है। वहीं पर साओ के डैड जंगल से गन फायर करते हैं, जिसकी आवाज सुनकर क्रांग वहां आ जाता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है पर आखिर में नोई उसे गन से शूट करके मार देते हैं। दूसरी तरफ जब दोनों भाग रहे थे तभी अचानक साओ की बॉडी पर से जलन होने लगती है और वो धीरे धीरे क्रेस्यू में बदल जाती है। क्लाउ उसे नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश करता है पर आखिर में साओ एक क्रेस्यू बन ही जाती है। पर वो क्रेस्यू यानी साओ से नुकसान नहीं पहुंचाती और वहां से जंगल की तरफ भागने लगती है। क्लाउ भी उसके पीछे पीछे जाता है। जाते जाते क्रेस्यू को नोई मिल जाते हैं। वो काफी जख्मी हालत में थे। नोई अपनी बेटी को कंट्रोल में देख उसके बाल सहलाते हैं और साओ उनके आंसू पोंछती है। पर तभी पीछे से क्रांग आकर उन पर दोबारा हमला करता है, उन्हें मार डालता है। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख साओ आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी पूरी ताकत से क्रांग से फाइट करने लगती है। इस दौरान वो काफी जख्मी हो चुकी थी। क्रांग उस पर भारी पड़ रहा था पर वो उसका दिल निकालने वाला था कि तभी क्लाउ दौड़ते हुए आकर उसे बचाता है। क्रांग उसे पकड़कर उसका गला दबाने वाला था। इसी दौरान क्लाउ पहली बार अपनी पूरी ताकत यूज करता है, जिससे कि क्रांग कमजोर हो जाता है। उसके कमजोर पड़ते ही क्रेस्यू उसके गले पर हमला करके उसे मार डालती है और इसी तरह यहाँ पर खान की मौत हो जाती है। खान एक अच्छा इंसान था पर इस श्राप के चलते जब वो क्रांग बन जाता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और इसी वजह से उसकी मौत हुई, यानी कि उसके दोनों बच्चे अनाथ हो गए थे। साओ काफी जख्मी हो चुकी थी, इसलिए क्लाउ काफी मुश्किल से उसे अपनी बॉडी के पास लेकर आता है, जहाँ साओ वापस बॉडी में आकर नॉर्मल हो जाती है। पर अपनी पूरी ताकत यूज करने के दौरान क्लाउ काफी कमजोर पड़ चुका था। पूरी ताकत यूज करने की वजह से उसे बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा था, जिससे कि अचानक क्लाउ से एक तेज रोशनी निकलती है और इसी तरह उसकी भी यहाँ मौत हो जाती है। भले ही साओ जिंदा बच गई थी पर वो जिन लोगों से भी सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसके डैड, क्लाउ, उन सबको उसने खो दिया था। वो यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।